खबर है प्रधानमंत्री मोदी और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की मुलाकात से जुड़ी हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आज दिल्ली के दौरे पर रहे और इसी बीच मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और एम.के. स्टालिन की इस मुलाकात के पीछे मकसद तमिलनाडु के विकास के लिए किए जाने वाले काम पर चर्चा करना था। तो चलिए आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और एम.के. स्टालिन की बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के दौरान एम.के. स्टालिन ने राज्य में जरूरी परियोजनाओं के लिए जल्द धन जारी करने पर मांग की। वहीं डीएमके सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि स्टालिन का टारगेट चेन्नई मेट्रो का दायरा बढ़ाना है, साथ ही सार्वभौमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे पहल के लिए वित्तीय सहायता सुरक्षित करना भी है। स्टालिन की यात्रा इन फंडों के आवंटन के देरी पर चिंताओं के बीच हो रही है। तमिलनाडु सरकार कथित तौर पर प्रधानमंत्री पीएचआरआई स्कूल की योजना को एसएसए फंड जारी करने से जोड़ने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव से नाखुश है। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अलावा स्टालिन के कांग्रेस के नेताओं और इंडिया ब्लॉक के दूसरे सदस्यों के साथ भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि ये यात्रा 28 सितंबर को कांचीपुरम में एक अहम सार्वजनिक रैली से पहले हो रही है, जहां पर विपक्षी गठबंधन के नेता इकट्ठा होंगे। ऐसे में अगर आज की मीटिंग के बाद स्टालिन केंद्र से वित्तीय सहायता का तोहफा हासिल कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में कांचीपुरम की रैली में कुछ बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर के विवाद अभी भी चल रहा है और इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू में मिलावट मामले में जांच के लिए 9 सदस्यों का विशेष दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में प्रसाद में मिलावट के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डुओं को बनाने के लिए घटिया सामान और जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया। उन आरोपों की वजह से देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। मुख्य सचिव नीरब कुमार प्रसाद ने कल देर रात जारी आदेश में कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत पूरे मामले की विस्तृत और व्यापक जांच करने के लिए एसआईटी गठित करना जरूरी समझा। वहीं इसी बीच विवाद के चलते अब पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने आज मंदिर जाकर पूजा करने का ऐलान किया, लेकिन विरोध के चलते जगनमोहन रेड्डी को अपना मंदिर जाने का फैसला रद्द करना पड़ा। उनकी इस घोषणा के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। इससे पहले वाईएसआरसीपी ने दावा किया था कि राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस उनकी पार्टी के नेताओं को कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने की चेतावनी दे रही है और उनके नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख राज्यों में से एक हो गया है। राज्य में काशी से लेकर के अयोध्या और ताजमहल समेत कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि भारत समेत दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को विश्व पर्यटन दिवस पर शुभकामनाएं दी और सीएम योगी ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पर्यटकों से जुड़े कुछ आंकड़े भी पेश किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि पिछले साल 45 करोड़ से ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन के स्थल पर आए। गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 46 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और इको टूरिज्म के या हेरिटेज टूरिज्म से जुड़े हुए साइट का भ्रमण किया है। ये जो पर्यटक हैं ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आते, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन में भी इनकी एक बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले कुंभ मेले का भी जिक्र किया। कुंभ मेले में बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं से जुड़े हुए आंकड़ों का अनुमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी करते हुए जानकारी दी। इसी बीच सीएम योगी ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ मकर संक्रांति 2025 को शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और प्रदेश सरकार का मानना है कि दुनिया भर से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेने आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, यह दुनिया भर के श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
ऐसे ही हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखेंगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला झांसी हो या कालिंजर का किला बांदा जनपद में, आगरा का ताजमहल हो या आगरा का रेड फोर्ट, चुनार के किले का दर्शन कर ले, लखनऊ का इमामबाड़ा, ये एक लंबी परंपरा है। चलिए आगे बढ़ते हुए दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के एक सदस्य के लिए चुनाव आज दोपहर 1 बजे से निगम मुख्यालय में हुआ। निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने इसके आदेश जारी किए थे। इसके अलावा आयुक्त जितेंद्र यादव को चुनाव के लिए सदन की बैठक की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वहीं इस चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के भाटी वार्ड से पार्षद सुंदर सिंह 115 वोट हासिल कर सदस्य चुने गए। इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी जितेंद्र यादव ने खुद की। हालांकि इससे पहले चुनाव को लेकर के काफी सियासी हलचल नजर आई। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को देर रात एक आदेश में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से कहा कि निगम की स्थायी समिति की एक खाली सीट पर चुनाव शुक्रवार यानी आज करवाया जाए। इससे पहले इस पूरे मामले में दिन भर नाटकीय घटनाक्रम का दौर रहा, जिसमें मेयर शैली ओबरॉय ने 5 अक्टूबर तक के लिए चुनाव स्थगित कर दिया, जबकि बाद में उपराज्यपाल ने महापौर का फैसला पलट दिया। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने देर रात जारी एक आदेश में कहा कि उपराज्यपाल ने स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव आज दोपहर तक करने का निर्देश दिया। दरअसल पार्षदों की तलाशी को लेकर के हुए हंगामे के बाद महापौर शैली ओबरॉय ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टाल दिया था। साथ ही सदन की बैठक 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की गई। वहीं फैसला पलटते जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार किया और बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। एनआईए ने 9 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया है। यह अभियान जम्मू कश्मीर में 7 जगह पर चलाया गया। दरअसल 9 जून को हुए हमले में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी एक बस को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही एक बस पर गोलीबारी शुरू की। शिवखोरी मंदिर से कटरा जा रही बस रियासी के पौनी इलाके में तेरपाथ गांव के पास गोलीबारी की चपेट में आने के बाद सड़क से उतर गई और गहरी खाई में जा गिरी। इस पूरे हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हुए। इस मामले में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 17 जून को जांच एनआईए को सौंप दी गई और अब तक इस पूरे मामले में रजौरी का रहने वाला शख्स हाकम खान की गिरफ्तारी हुई, जिस पर आतंकवादियों को खाना जगह मुहैया कराने और दूसरी तरह की मदद करने का आरोप है। साथ ही आरोप ये भी है कि हाकम खान ने इलाके की टोह लेने में भी आतंकवादियों की मदद की। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शिवखोरी आतंकी हमले के सिलसिले में आज सुबह से ही एनआईए की कई टीमें रजौरी और रियासी जिलों में तलाशी ले रही है। इसी बीच गिरफ्तार किए गए संदिग्ध से एनआईए की पूछताछ में हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान स्थित गुट की बात सामने आई। एनआईए के अधिकारियों ने कहा है कि बस हमले में कम से कम 3 आतंकवादी शामिल हो सकते हैं। हाकम खान से मिली जानकारी के आधार पर एनआईए ने 30 जून को भी हाइब्रिड आतंकवादियों और उनके ओवरग्राउंड गुर्गों से जुड़े हुए 5 जगह पर तलाशी ली है। उनसे पूछताछ में पाकिस्तान स्थित लश्कर के 2 कमांडर्स सैफुल्ला और अबू कताल के शामिल होने का भी पता चला, जिनके बारे में शक है कि उन्होंने हमलावरों के लिए हैंडलर के तौर पर काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हुए, दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच पराली जलाने की घटना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस बार सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से पराली की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश होनी चाहिए कि जमीनी स्तर पर पराली जलाने के वैकल्पिक उपाय क्या हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज को कहा है, आम आदमी पार्टी को कहा है कि सीक्यूएम ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उसे और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीक्यूएम को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कोशिशें और निर्देश असल में प्रदूषण की समस्या को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीक्यूएम को बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और फसलों के अपशिष्ट को जलाने से रोकने में नाकाम होने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की जमकर क्लास लगाई। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि वायु गुणवत्ता समिति को और सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि आयोग को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि पराली जलाने के वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर हो। दरअसल पंजाब के अमृतसर के चब्बा गांव में आज खेत में पराली जलाने की घटना हुई, जिसके चलते एक बार फिर से पराली से उठने वाले धुएं की समस्या दिल्ली में बढ़ सकती है।
वहीं कोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को करने वाला है।